क्वेश्चन ये है कि पुली ए का मास m डैश है और पुली सी का मास m के इक्वल है और हमें दोनों पुली का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है जब सिस्टम को रिलीज किया जाता है। केस 1 में पुली ए मासलेस है, m डैश इज इक्वल टू 0 और केस 2 में पुली ए मासलेस नहीं है, m डैश नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर तीनों पुली स्मूथ हैं और जो स्ट्रिंग है वो आइडियल है, मतलब स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं और सबसे पहले आते हैं केस 1 पर। केस 1 में पुली ए मासलेस है, m डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे होते हुए इस पॉइंट तक आ जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर टेंशन जो है वो इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T है, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T है और इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो एक सिंगल स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पर पुली ए का मास 0 है, पुली ए मासलेस है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T के इक्वल होगा, 2T के इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T भी है और 2T भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तभी पॉसिबल है जब T इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, वी हैव T इक्वल टू 2T एंड दिस इंप्लाई दैट T इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा। अब आते हैं पुली सी पर। पुली सी का मास m है और इस पर दोनों डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा है और स्ट्रिंग में टेंशन 0 है। ठीक है, मतलब पुली सी पर सिर्फ mg फोर्स दोनों डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो पुली सी फ्री फॉल करेगा और इसका एक्सेलरेशन g होगा दोनों डायरेक्शन में। सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ पुली सी इक्वल टू g इन दोनों डायरेक्शन। ठीक है, और यहां पर एक बात और, पुली सी का एक्सेलरेशन g के इक्वल है, पुली सी फ्री फॉल कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह स्ट्रिंग में टेंशन 0 होने की वजह से पुली सी फ्री फॉल कर रहा है, उसी तरह स्ट्रिंग में टेंशन 0 होने की वजह से पुली ए भी फ्री फॉल करेगा? तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो इसके पीछे रीजन ये है कि हम पुली ए पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट F is the net force on pulley A and this will be equal to m dash into A dash. ठीक है, where m dash is the mass of pulley A and A dash is acceleration of pulley A. मतलब हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि पुली A का जो मास है वो m dash के इक्वल है और बाद में हम m dash की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। So this implies that A dash equal to F by M dash। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहां पर है। एक्चुअल में पुली A पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि टेंशन तो 0 है और साथ में पुली A का मास भी 0 है, तो इस पर mg फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पुली ए पर नेट फोर्स 0 है और साथ में पुली ए का मास भी 0 है, तो ये जो है वो 0/0 के फॉर्म में है। ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। ठीक है, मतलब ये हो गया कि पुली ए का जो एक्सेलरेशन है वो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज 0/0 कैन बी एनी रियल नंबर।
एनी रियल नंबर। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पुली ए का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पुली ए का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कांस्टेंट इक्वेशन को यूज करना होगा। ठीक है, और यहां पर एक बात और कि पुली ए पर अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके, तो वहां से भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो होगा। उसको भी करके देख लेते हैं। ये पुली ए है, स्ट्रिंग सिंगल है तो हर जगह टेंशन टी होगा। तो इस पॉइंट पर अपर डायरेक्शन में स्ट्रिंग टी फोर्स अप्लाई करेगा, इस पॉइंट पर भी अपर डायरेक्शन में स्ट्रिंग टी फोर्स अप्लाई करेगा, और साथ में ये वाला जो स्ट्रिंग है ये भी दोनों डायरेक्शन में टी फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि पुली ए का मास एम डैश है और बाद में हम एम डैश जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एम डैश जी दोनों डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि पुली ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए डैश के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव टी प्लस एम डैश जी माइनस 2t इक्वल टू एम डैश ए डैश। ठीक है, एंड दिस इंप्लाई दैट t इक्वल टू एम डैश इंटू g माइनस ए डैश। ठीक है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि चूंकि पुली ए का मास जीरो है, एम डैश इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही हम एम डैश की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो के इक्वल हो जाता है। तो दिस इंप्लाई दैट t इक्वल टू जीरो इफ एम डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पुली सी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। पुली सी का एक्सेलरेशन डाउन डायरेक्शन में जी के इक्वल होगा। अब हम पुली ए का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये पुली ए है, इधर एक स्ट्रिंग है, इधर एक स्ट्रिंग है, और पुली ए के सेंटर से भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि पुली ए का एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में a1 के इक्वल है। मतलब पुली ए का जो सेंटर है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 के इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि सेंटर का जो एक्सेलरेशन होता है वो इन दोनों स्ट्रिंग के किसी पॉइंट के एक्सेलरेशन का एवरेज होता है। ठीक है, मतलब ये कोई पुली है और ये दोनों स्ट्रिंग है, और पुली के सेंटर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 है। इस स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 है, और इस स्ट्रिंग पर भी कोई पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a3 है। तो तीनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर a1, a2 और a3 का एवरेज होता है। a1 इज ऑलवेज इक्वल टू a2 प्लस a3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर हमें तीनों एक्सेलरेशन को सेम डायरेक्शन में लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो रूफ से कनेक्टेड है, तो इस स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है। अगेन इस स्ट्रिंग पर मान लेते हैं कोई पॉइंट 2 है, यहाँ पर कोई पॉइंट 2 है। अगेन इस स्ट्रिंग पर मान लेते हैं कोई पॉइंट 3 है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट 3। ठीक है, तो पुली ए का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 के इक्वल है, तो पॉइंट 3 का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन हमेशा
पुली ए के एक्सेलरेशन का इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो पुली ए के सेंटर से कनेक्टेड है। अगेन पॉइंट 1 का एक्सेलरेशन हमेशा 0 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो रूप से कनेक्टेड है। अगेन इस स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 के इक्वल है, मान लेते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव a1 मस्ट बी द एवरेज ऑफ 0 एंड a2, ठीक है, तीनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। सो वी हैव a1 इक्वल टू 0 प्लस a2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 2a1 इक्वल टू a2, ठीक है। यही काम हम पूरी सी के लिए करते हैं। अगेन ये पूरी सी है, इधर स्ट्रिंग है, इधर भी स्ट्रिंग है, और ये पूरी सी का सेंटर है। तो सेंटर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मालूम है जी के इक्वल है, तो ये जी के इक्वल है, ठीक है। इधर वाले स्ट्रिंग पर एक पॉइंट लेते हैं और इधर वाले स्ट्रिंग पर भी एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है इस पर ऑलरेडी हम एक पॉइंट ले चुके हैं, दिस इज पॉइंट 3, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट 3 है और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी हम मान चुके हैं a1 के इक्वल है, ये रहा। अगेन इस स्ट्रिंग पर हमने पॉइंट लिया है 2, ये रहा, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 है। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 है, तो इस स्ट्रिंग पर भी एक पॉइंट होगा। मतलब इस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में a2 के इक्वल होगा, ठीक है। इस स्ट्रिंग पर हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 है तो इस स्ट्रिंग पर हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a2 होगा। क्यों? क्योंकि पुली बी जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग जिस रेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये वाला स्ट्रिंग उसी रेट से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a2 होगा, ये रहा, ठीक है। अगेन हम इसको यूज करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए हमें तीनों एक्सेलरेशन को सेम डायरेक्शन में लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 एक्चुअल में इस स्ट्रिंग पर है, तो इस स्ट्रिंग को मान लेते हैं पॉइंट 4, ये पॉइंट 4 है, ठीक है। तो पॉइंट 4 इस स्ट्रिंग पर है और उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a2 है। इसका मतलब हो गया कि पॉइंट 4 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में -a2 है, ठीक है। तो पॉइंट 4 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा -a2, ठीक है। दोनों सेम है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a2 का है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -a2 का है, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। इससे फायदा हुआ कि तीनों एक्सेलरेशन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो g जो है वो इन दोनों का एवरेज होगा। सो वी हैव g इक्वल टू a1 प्लस -a2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां से हम पुली ए का एक्सेलरेशन a1 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि a2 की वैल्यू यहां से इसमें पुट करते हैं। So this implies that 2g equal to a1 minus a2 and a2 is 2a1. So this implies that a1 is equal to minus 2g. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पुली ए का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2g के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि a1 को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है और वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि a1 मतलब
पुली ए का जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड 2g के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने केस 1 को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं केस 2 पे। केस टू में पुली ए मासलेस नहीं है, ठीक है। पुली ए का मास m डैश के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि पुली ए और पुली सी दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और दोनों पर बारी बारी से न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो अगेन मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है और पुली ए पर अपवर्ड डायरेक्शन में 2T फोर्स एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T फोर्स और साथ में mg एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक बात और कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये T है, ये T है, तो इसमें 2T तभी होता है जब पुली ए मासलेस होता है, ठीक है। लेकिन केस 2 में पुली ए मासलेस नहीं है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T नहीं होगा, लेकिन T होगा, ये कंफर्म है क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो सिंगल है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा T प्लस m डैश जी माइनस 2T, T प्लस m डैश जी माइनस 2T इक्वल टू m डैश इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए। अगेन मान लेते हैं पुली ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 के इक्वल है, ठीक है। तो हो गया a1 एंड दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा m डैश जी माइनस T इक्वल टू m डैश a1। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन पुली सी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में 2T एक्ट कर रहा है और पुली सी का एक्सप्रेशन हम मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में a3 के इक्वल, ठीक है। तो ये पुली सी है, इसका एक्सप्रेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं कि a3 के इक्वल है और हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा mg माइनस 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन a3, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अगेन पुली ए पर कांस्टेंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो पुली ए पर कांस्टेंट इक्वेशन अप्लाई करने पर हमें मिलता है a1 इक्वल टू a2 बाई 2 यहां से, ठीक है। तो यहां भी हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट लेकर उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 मान लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो a1 और a2 में ये रिलेशन हमें मिल जाएगा एंड दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। अगेन पुली सी पर भी कांस्टेंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो पुली सी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a3 है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट है, उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 है। अगेन इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 है, तो इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में a1 होगा, a2 होगा। मतलब इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में -a2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कांस्टेंट इक्वेशन मिल जाएगा
A3 इक्वल टू A1 माइनस A2 डिवाइड बाई 2. दिस इम्प्लाई दैट 2A3 इक्वल टू A1 माइनस A2. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज इक्वेशन 4. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 अननोन है और 4 इक्वेशन है. तो हमारे पास अननोन क्या क्या है? अननोन है टेंशन T, A1, A2 और A3. ये 4 अननोन हमारे पास है और 4 इक्वेशन भी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन से T को एलिमिनेट करते हैं. तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये भी 2, ये भी 2 और यहाँ भी 2. ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो हो जाएगा 2m डैश माइनस m इंटू जी. माइनस टू टी कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा 2m डैश A1 माइनस m A3. ठीक है, तो हमें A3 को A1 के टर्म्स में पुट करना है. तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन से A2 को एलिमिनेट करते हैं. ठीक है, तो हम A2 की वैल्यू यहां से इसमें पुट करते हैं. सो दिस इम्प्लाई दैट 2A3 will be equal to A1 minus A2, that is 2A1. 2A1. So this implies that A1 equal to minus 2A3. ठीक है, अब हम A1 की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर लेते हैं. तो हमें A3 मिल जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 2m डैश इंटू A1, दैट इज माइनस 2A3 माइनस MA3. So this imply that A3 will be equal to हो जाएगा m माइनस 2m डैश इंटू जी डिवाइडेड बाई 4m डैश प्लस m. ये आंसर हो गया. ठीक है, A3 मतलब पुली सी का एक्सेलरेशन हमें मिल गया और पुली ए का एक्सेलरेशन A1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इस रिलेशन से A1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स A3. हो जाएगा माइनस 2G इंटू m माइनस 2m डैश डिवाइडेड बाई 4m डैश प्लस m. ठीक है, तो ये आंसर हो गया. ठीक है, और एक बात और कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन में m डैश की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हम केस 2 से ही केस 1 को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो पुट करके देखते हैं. तो हम क्या करेंगे कि m डैश की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे. दिस इम्प्लाई दैट A3 विल m डैश 0 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा mg डिवाइड बाई m, दैट इज g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि A3 को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है. तो अगेन हम देख सकते हैं कि सेम रिजल्ट आ रहा है. ठीक है, अगेन A1 फाइंड आउट करते हैं. A1 इज इक्वल टू देख सकते हैं माइनस 2A3 हो जाएगा माइनस 2G इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट इज दिस इम्प्लाई दैट A1 विल बी इक्वल टू 2G इन
अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम देख सकते हैं कि केस 2 से भी हम केस 1 को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें बस m डैश की वैल्यू 0 पुट करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।